बिहार बोर्ड क्लास 10th में यहाँ पे सेकेंडरी मंथली एग्ज़ाम सितंबर का जो आपको 26 सितंबर को साइंस का जो पेपर है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव में प्लस आपको ऑब्जेक्टिव दोनों का यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे, तो कल जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई दिक्कत ना हो उसका यहाँ पे ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो 100% ये आपको पूछेगा। जिस प्रकार से आज का दोनों पेपर मतलब आज जो दो पेपर हुआ था क्लास 10th का, यहाँ पे हिंदी और संस्कृत जिस प्रकार से अच्छा गया होगा उसी प्रकार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो कल आपको 26 सितंबर को होने वाला आपको जो एग्ज़ाम है उसमें आपको जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव एंड उसके बाद सब्जेक्टिव, तो टोटल हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये 100% ये ओरिजिनल है, साइंस कंपलसरी। और इसके बाद यहाँ पे माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2023 सितंबर का है। यहाँ पे सबसे पहले बता दे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है। ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतना अगर ऑब्जेक्टिव आपको अगर जो सॉल्यूशन कराते तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए आप डायरेक्ट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये बेटर ही होगा कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे जाकर छाप देना होगा। सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको बता दें कि 30 नंबर का पूछा है, जिसमें आपको 25 नंबर का आपको बनाना है। और इसमें आपको टोटल 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा का टाइम आपको मिलता है इस एग्ज़ाम मंथली एग्ज़ाम में। इसके बाद हम चलते हैं अब आगे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है सेक्शन बी में सब्जेक्टिव में कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और 2 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन है आपतल दर्पण के नियमों को लिखें। तो चलिए बताते हैं आपतल दर्पण के नियमों को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आपतल दर्पण के नियम। फर्स्ट नियम क्या कहता है यहाँ पे कि आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण तीनों समतल में होता है, मतलब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा है किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का एक अनुपात नियतांक होता है, मतलब साइन I/साइन R होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम को पूछा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बता दें आपको, तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको बताएं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, याद रहे आपको कि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है 10 में। तो इसमें आपको बता दें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में अवतल और उत्तल का उपयोग, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पे आप याद कर लीजिए या फिर कॉपी कलम निकाल कर आप बैठ जाइए और इसे आप सॉल्यूशन कर लीजिए। तो अवतल और उत्तल दोनों में यहाँ पे अंतर, अवतल होता है वास्तविक और जो यहाँ पे अवतल क्या होता है वास्तविक होता है और आभासी दोनों प्रकार के होता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है वो सिर्फ आभासी होता है। इसको दूसरा अंतर है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है लेकिन उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। ऐसे तो ये सिंपल से है लेकिन ये एग्जाम में लिखने के लिए बेटर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि पानी में रखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। तो आप पानी में देखिएगा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो तीसरा का यहाँ पे आंसर है पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर रखा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यह एक घुसलाव द्रव होता है और घुसलाव द्रव के स्वभाव होता है कि वे प्रिज्मा या लेंस मतलब कि लेंस के अपेक्षाकृत प्रकार से प्रकाश को टूटने लगता है। इसका परिणाम स्वरूप पानी के सतह के किनारे पर जो प्रकाश फोकस बदल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ऊपर का जो सिक्का का उठा हुआ भाग ऊपर प्रतीत होता है और प्रकाशिक अदृश्य अद्वितीय जो आपके वह अनुभव को साधना करती है। मतलब कि पानी में जो सिक्का रहता है वो ऊपर इसी कारणों के कारण उठता है। यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी कलम निकाल करके ले लीजिए और फिर ये लिख लीजिए। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है आपको कि रेलवे की सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो चौथा क्वेश्चन में हम आते हैं
तो रेलवे का सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है? चूँकि बताएं आपको कि रेलवे का सिग्नल लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरणन कुहेसे में भी और धुएं में बहुत ज़्यादा मतलब कम होता है, इसीलिए परिकिरणन कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य है वो बहुत अधिक होता है, मतलब दूर तक वो दिखता है। इसीलिए अगर कुहासा भी है, अगर धुआं भी है तो दूर तक दिखे, क्योंकि ये खतरे का निशानी है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए। इसमें आपको पाँचवा क्वेश्चन को आंसर देते रासायनिक समीकरण क्या, उदाहरण दीजिए। देखिए, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिकारक का उत्पन्न और उत्पादों को प्रतीत करता है। जो लिखाता है आपको प्रतीतों को सूत्रों और यहाँ पे संकेतों के जरिए लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन को H लिख सकते हैं और फिर ऑक्सीजन को O लिख सकते हैं। ये सब क्या है, तो सूत्र के द्वारा हम किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, वही रासायनिक समीकरण है। तो आई होप ये पूरा 5 क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें आपको बता दें कि आपको 5 क्वेश्चन ही बनाना था, जिसमें 5 क्वेश्चन को रीड हम पूरा आपको कराएं। फिर अगर जो फिर से आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो फिर आप इसे यहाँ पे कॉपी कलम निकाल कर लिख ही लीजिए वीडियो को रोक करके। इसके बाद आते हैं हम दीर्घ क्वेश्चन में। तो दीर्घ क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, तो दीर्घ क्वेश्चन यहाँ पे 11 से 15 है। 11 से 15 आपको दीर्घ क्वेश्चन है, जो सब 3-3 नंबर का है। इसमें 11 नंबर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 11 नंबर है, दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हैं आप और इसके निवारण का क्या कारण है, मतलब सिद्धांत दीजिए, प्रकार दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दूर दृष्टि से आप क्या समझते हैं, इस दोषों को निवारण किस तरह किया जाता है। तो देखिए दूर दृष्टि क्या है, आखिर समझिए इसको बात से। दूर दृष्टि या दूरदर्शिता ही बोला जाता है इसको। अपवर्तन दोष है, जिसकी दूर की वस्तुएं स्पष्ट तो दिखती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखता है। दूर की वस्तु में अगर दूर दृष्टि हुआ है किसी को तो आपको दूर की वस्तु यहाँ पे साफ साफ दिखेगा परंतु निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। इसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कि नहीं दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। नेत्रों को यह दोष यहाँ पे चक्षु लेंस के अपर्याप्त समंजन क्षमता के कारण होता है और इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। इसका निवारण के लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसके निवारण के लिए यहाँ पे आप उत्तल दर्पण का प्रयोग कीजिएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे यहाँ पे निवारण दिया गया है पूरा फुल, तो इसे आप लिख लीजिए कॉपी कलम में। यहाँ पे दूरदृष्टि के कारण आँखों का लेंस पूरी तरह से दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से यहाँ पे आँखों की लेंस की अभिसारी क्षमता कम जाती है। अतः इस प्रकार से निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस या फिर चश्मा का उपयोग कीजिएगा। तो उस चश्मे में आपको उत्तल लेंस होना चाहिए। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम चलते हैं ब्राह्मा क्वेश्चन में। तो ब्राह्मा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्राह्मा क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि इसमें आपको 11 से लेकर के 15 तक यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही बनाना है, जिसमें आपको एक हम बता दिए हैं। चलिए ब्राह्मा नंबर क्वेश्चन है विस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मा क्वेश्चन है विस्थापन या उभय विस्थापन। तो यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापन या उभय विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व एक दूसरे तत्व के संयोग यौगिक से विस्थापित होकर के बनाता है तो इसे विस्थापित अभिक्रिया मतलब विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक दूसरे में विस्थापन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे बताया गया है विस्थापन को। Zn प्लस CuSO4 को यहाँ पे जब ऐड किया जाता है तो समीकरण क्या बनता है, यहाँ पे ZnSO4 और Cu जो कॉपर है वो अलग निकाल जाता है, मतलब प्रतिविस्थापित हो गया। यहाँ पे द्विविस्थापन आगे बताया गया है। दीर्घ है तो द्विविस्थापन है कि अभिक्रिया में अगर जो दो अलग अलग परमाणु के यहाँ पे समूह का आपस में आदान प्रदान द्विविस्थापन होता है। दो अलग अलग परमाणु में यहाँ पे द्विविस्थापन होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ 2 इसमें परमाणु है, इसमें 2 है और बना भी वो भी 2 है। जैसे में यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं आपको BaCl2, यहाँ पे Na2
Na2SO4। यहाँ पे भी है, क्या किया जाता है इसमें Ba जो है SO4 के साथ मिल जाएगा और Cl और Na आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो दूसरा यहाँ पे प्रतिफल बच जाएगा। तो इसके बाद हम आपको 13वां नंबर क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद हम चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन में। सॉरी, यहाँ पे हम 13वां नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, 12वां नंबर आपको बताए थे। आम्ल क्षार और लवण किया है, प्रत्येक को दो दो उदाहरण दीजिए। तो चलिए आम्ल क्षार और लवण बताते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आम्ल क्षार और लवण तो नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसे बना भी सकते हैं पर इसमें आपको न गया है, तो 14 नंबर क्वेश्चन को बता देते हैं। पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? उत्सर्जित पदार्थ के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को सबसे पहले उत्सर्जन कहते हैं। तो पौधे में उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो अगर उत्सर्जित पदार्थ है तो शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन होगा। अगर पौधे में है तो पौधे के शरीर से बाहर निकलना पौधे में उत्सर्जन हो जाएगा। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की विविध क्रिया होती है, जिससे रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। इसमें आपको पौधे एवं प्राणियों दो प्रकार के उत्सर्जन की करती है, परंतु पौधे में कई विशेष प्रकार के यंत्र होते हैं और अंग तंत्र और अंग होते हैं। जैसे अतः पौधे अपने यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ को पत्तियों से निकालता है, छालों से निकालता है, फलों से और बीजों के माध्यम से निकालता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्राणियों की बात किया जाए तो प्राणियों में विशेष अंग होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताएं। तो दीर्घ में आपको यहाँ पे टोटल आपको हम बताएं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को आंसर आपको दे दिए हैं। तो इसे आप अपने कल का जो एग्ज़ाम है साइंस का उसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे याद कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे लिख सकते हैं। अगर जो आप लोग आगे के सब्जेक्ट के लिए लेना चाहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आगे आपको सब्सक्राइब कर देना है। बस सब्सक्राइब कर दीजिए, आप आगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आगे के सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। तो अगली वीडियो आपको लाएंगे यहाँ पे जो सेकेंड सिटिंग में है, यहाँ पे 1-2 घंटा के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। सेकेंड सिटिंग में जो आपको एग्ज़ाम है सोशल साइंस का SST का, उसका पेपर अभी तुरंत हम लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।